Hello everyone, I am Prashant Sharma from BCom Honors Section B. This is my digital empowerment assignment. तो हमारा पहला टास्क जो था वो था OBS सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना और उसी से रिकॉर्डिंग करना। तो मैं सारी रिकॉर्डिंग OBS से ही कर रहा हूँ, तो मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा सेकंड टास्क था वो था YouTube पे चैनल बनाना। तो हम पहले YouTube पे चल लेते हैं। तो YouTube पे पहुंचने के बाद हम योर चैनल पे चल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा YouTube चैनल है, इसी पे मैं जो ये वीडियो है ये अपलोड करूँगा। तो मेरा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो थर्ड टास्क था वो था OneNote डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना और फिर उसमें उसे ओपन करके उसमें फाइल इंसर्ट करना और इस OneNote ऐप के की फीचर्स बताना कि क्या क्या इसमें होता है और कैसे कैसे होता है। तो जैसे मैं आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसमें 3 फाइल इंसर्ट करने वाला हूँ, एक तो डिजी लॉकर वाली, एक ये भीम वाली और एक स्टेप्स ऑफ फाइलिंग RTR वाली। तो हम इनमें से एक PDF खोल लेते हैं। तो मैं ये डिजी लॉकर वाली PDF खोल रहा हूँ। तो आप इसमें PDF रीड भी कर सकते हैं और ये ऐप PDF रीड करने के लिए नहीं है, इसमें बेसिकली आप नोट्स बना सकते हैं और ये बहुत सारे उसमें टूल्स होते हैं जिससे आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये जो इसमें ये ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इससे आप जैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे रोटेट भी कर सकते हो और आप इसे फुल स्क्रीन में भी चला सकते हो। और आपको अगर पेज व्यू चेंज करना है, जैसे अभी सिंगल पेज पे तो आपको एक पेज दिखेगा और ये डबल 2 पेज पे तो आपको 2 पेजेस एक साथ दिखेंगे, तो आप ये भी कर सकते हो। ये रीड अलाउड वाला फीचर में एक वर्ड आपको पढ़ पढ़ के बताएगा, तो आप एक तरह से बस सुन सकते हो आंखें बंद करके भी। और एड टेक्स्ट मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसमें लिख लेता हूँ डिजी लॉकर। जैसे टेक्स्ट ऐड हो चुका है, तो आप कहीं भी अगर आपको कुछ मीनिंग वगैरह लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। ड्रॉ में अगर आपको कोई पॉइंट आउट करना है कहीं या कुछ फिगर बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है तो ये नोट्स बनाने के लिए तो बहुत अच्छा ऐप है। और जैसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो अगर आपको कोई जैसे मैं ये स्टेप 5 जो है ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसको बस आपको ऐसे करना है तो हाईलाइट हो जाएगा और आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। जैसे स्टेप 5 के ऊपर जो हेडिंग है ये गलती से हाईलाइट हो गई तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। और ये प्रिंट का ऑप्शन है एक, और आप फिर PDF सेव भी कर सकते हो सिस्टम में आपके, और आपके सिस्टम में उसे रीनेम करके भी सेव कर सकते हो, जैसे मैंने डिजी लॉकर PDF के नाम से कर रखी है। तो बस यही था OneNote। और तो फिर मेरा थर्ड टास्क भी पूरा हो चुका है और जो फोर्थ टास्क है वो है AnyDesk डाउनलोड और इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करके दिखाना। जैसे ये AnyDesk मैंने ओपन कर लिया है, तो जैसे ये इनविटेशन, इसमें आपको किसी और दूसरे का एड्रेस लिखना होता है तो उसके पास इनविटेशन चली जाती है, फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो एक तरह से आप उसका सिस्टम ऑपरेट कर सकते हो
और वो भी आपका सिस्टम ऑपरेट कर सकता है अगर आप उसे अलाउ करते हो तो जैसे मैंने अपने फ़ोन से कंप्यूटर को भी ऑपरेट करके दिखाया। ये मेरे फ़ोन की रिक्वेस्ट थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिए। और जो दूसरा कर्सर है वो मेरे फ़ोन का कर्सर है, और ये जो एक वाइट कर्सर है ये मेरा कर्सर है। तो मैं आपको एक बार क्रोम ओपन करके दिखा देता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अब मैंने ऊपर करके दिखा दिया, मैं एक बार इसे कट करके दिखा देता हूँ। तो एनीडेस्क कैसे वर्क करता है। तो मेरा जो फिफ्थ टास्क था वो था भीम यूपीआई के बारे में एक्सप्लेन करना। तो भीम इज़ अ पेमेंट ऐप that lets you make single, easy, and quick transaction using UPI. You can make direct bank payments to anyone or on UPI using their UPI ID or scanning their QR with the Bheem app. You can also request money through the app from a UPI ID. इसमें आप जो आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शंस किए हैं वो भी देख सकते हो, और इसे एक्सेस करना बहुत इजी होता है। इसके बस ये कुछ 6 स्टेप्स हैं कि पहले तो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो भीम ऐप को, उसके बाद अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज़ कर लो, देन अपना नंबर रजिस्टर कर लो, देन अपना बैंक अकाउंट ऐप से लिंक कर लो, देन एक यूपीआई पिन सेट कर लो फॉर सिक्योरिटी। जब आप ऐप ओपन करोगे तो वो आपसे पिन पूछेगा, तभी वो ऐप ओपन होगा। और पेमेंट से पहले भी आपसे वो पिन पूछेगा सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे कोई भी आपका फ़ोन लेके पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जिसको आपने पिन नहीं बता रखा। और जो ये लास्ट स्टेप नहीं है, बस एक तरह से बस आप ट्रांजैक्शंस करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो इसके बाद you can also make payments to merchant. You can book tickets or recharge your mobile phone also. Bheem provide coupons and cashbacks to its customers for making transactions. तो जैसे आपने देखा होगा ये कैशबैक्स और कूपन्स भी देते रहते हैं, जिससे बस आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और तो इसमें एक एडिशनल फीचर भी होता है, वो है यूपीआई ऑटो पे। इससे क्या होता है, आपकी जो पेमेंट्स है वो टाइमली हो जाती हैं, तो आपको कोई पेनल्टी और ड्यूज नहीं भरने पड़ते। और इट इज़ द मोस्ट सिक्योर एंड कन्वीनियंट वे टू डू रिकरिंग पेमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको हर महीने वाईफाई का रिचार्ज करना पड़ता है, और तो अगर आप ऑटो पे सेट कर देते हैं तो वो हर महीने ऑटोमेटिकली पेमेंट करता रहेगा, तो आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी कनेक्टिविटी कभी बंद नहीं होगी। और non-stop entertainment possible using autopay. Buy now and pay later facility can be availed through UPI autopays. इससे आप जैसे अभी कुछ खरीद सकते हैं और बाद में पे कर सकते हैं, वो भी ऑटोपे इसके कारण नहीं होता है। जैसे EMI होती है, वैसे इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो Bheem is currently available in 20 languages,
ये लैंग्वेजेस ही हैं सारी। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, मिज़ो, खासी, कन्नड़ा, बंगाली, आसामी। You can use Beam outside India also to send and collect money for local accounts. NRI accounts can only be used as per bank policy. और भीम से ट्रांजैक्शन करने के कोई चार्जेस नहीं होते। चार्ज फ्री होती हैं इससे ट्रांजैक्शंस। और यू कैन यूज ऑफलाइन फीचर ऑफ भीम बाय डायलिंग *99#। उससे आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी कर सकते हो पेमेंट किसी को थ्रू मैसेज। और मेरा 6th टास्क था डिजी लॉकर। उसमें मैंने अपनी आईडी ऑलरेडी लॉगिन कर चुका था। तो अबाउट डिजी लॉकर में जाते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है। DigiLocker is an initiative of Digital India program। ये इनिशिएटिव इंडिया के सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर करने के लिए लाया गया था। एंड जो इशूड डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिजिलॉकर के, आप उन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया है और आपके पास खुद का लाइसेंस और गाड़ी की व्हीकल की आरसी नहीं है, तो आप डिजिलॉकर से इशू डॉक्यूमेंट्स भी उससे दिखा सकते हैं और वो वैलिड होते हैं, वो आपको मना नहीं कर सकता। और डिजिलॉकर में 5 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है होम सेक्शन। जब आप साइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज आपके आगे आता है वो होता है होम पेज, तो वही होम सेक्शन होता है। और जो इसमें सेकंड सेक्शन होता है वो है इशूड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपके सारे इशूड डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपने इशू कराए हैं या आप कराना चाहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में आएंगे। और थर्ड है वो डिजिलॉकर ड्राइव। इसमें आप अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, तो आपको उन्हें बार बार कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे इसमें अपलोड हो जाते हैं। और ये 4th सेक्शन है एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी यहाँ आती है। इससे क्या होता है, इसमें आपकी जो भी आपने यहाँ एक्टिविटीज़ की हैं वो सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं इसके अंदर। जैसे आपने अगर कोई 12th की मार्कशीट अपनी निकाली है तो यहाँ दिखा देगा कि आपने आज 12th की मार्कशीट निकाली है इस डेट को, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी रिकॉर्ड करता रहता है। और जो फिफ्थ सेक्शन है वो है ब्राउज डॉक्यूमेंट, जो कि सर्च डॉक्यूमेंट। इसमें जाके आप कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशूड डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे इस सेक्शन में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशूड डॉक्यूमेंट्स। कोई यूनिवर्सिटी या के थ्रू अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है या डिग्री है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि हम इसमें एक बार एजुकेशन वाले में जाके देखते हैं। अगर मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दीजिए और फिर यहाँ जाकर डिग्री ले लीजिए
तो इसमें आपको अपना रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और पासिंग ईयर भरना पड़ेगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हैं और आपके इशूड डॉक्यूमेंट्स में दिख जाएगा। तो डिजी लॉकर में बस इतना ही है। तो मेरा 6 टास्क भी ख़त्म हो चुका है। मेरा 7 टास्क है इनकम टैक्स पोर्टल। तो हम पहले पोर्टल पे चले जाते हैं। उसके लिए आपको पोर्टल पे ये वाली साइट खोलनी पड़ेगी, incometax.gov.in। Income tax return is a form which a person is supposed to submit to the Income Tax Department of India. It contains information about the person's income and the taxes to be paid during the year. जिन लोगों की इनकम टैक्स पे इनकम से ज़्यादा हो जाती है उनको ITR फिल करना पड़ता है। There are total 7 ITR forms and the applicability of ITR forms depends on the amount of the income earned, sources of income of the taxpayer, and the category the taxpayer belongs to, such as individual, HUF and company। ITR ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फिल किया जा सकता है। इस साइट के थ्रू आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, पर मेरे पास मैं लॉगिन नहीं कर रहा, पर जैसे आप अपना पैन कार्ड लेके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ITR फिल कैसे किया जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। तो मैं इसमें स्टेप्स ऑफ फाइलिंग ITR वाली PDF खोल लेता हूँ। OneNote में खोल रहा हूँ मैं। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है रजिस्टर करना। तो incometax.gov.in पे, या अगर आपको पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करना। फिर आपको आपके यहाँ कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, पर आपको यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है आपका असेसमेंट ईयर, जिस साल का आप भर रहे हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है। फिर आपको then you have to select the category you belong to। आपको उसके बाद कैटेगरी चूज करनी होती है कि आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, या अदर्स में आते हो, या कंपनी हो। Then you need to choose which ITR form you need to file। फिर आपको ITR फॉर्म चूज करना होता है। there are 7 ITR forms। सो उसमें से आपको चूज करना होता है कि आप किस में एप्लीकेबल हो। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द रीजन फॉर विच यू आर फाइलिंग। उसके बाद आपको रीजन चूज करना होता है कि आप क्यों ITR फाइल कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कंपनी और फर्म्स के लिए मैंडेटरी होता है ITR फाइल करना, और जैसे जिनकी इनकम टैक्स फ्री इनकम से ज़्यादा हो जाती है उनको फिल करना पड़ता है। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है रीज़न। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी होती है। तो यहाँ से आपके स्टेप्स चालू हो जाते हैं फिल करने के। इससे पहले तो बस ऐसे ही थे। इसके बाद आपके 5 स्टेप्स होते हैं यहाँ से। तो इसमें पहला स्टेप होता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी पड़ती है आपकी सारी। इसमें ऑटो फिल हो जाती हैं वैसे तो सारी इंफॉर्मेशंस, पर कुछ इंफॉर्मेशंस आपको भरनी पड़ती हैं, और अगर आपको एडिट करना है कुछ तो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका यहाँ बैंक डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, और आपको यहाँ बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है।
क्योंकि ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं मतलब ज़रूरी है क्योंकि आप नोट में पढ़ सकते हैं कि आपको एक अकाउंट भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई रिफंड मिलता है टैक्स का या किसी चीज़ का, तो वो उसी अकाउंट में क्रेडिट होता है। और इसमें आपको नेचर ऑफ द एम्प्लॉय भी भरना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपनी यू हैव टू वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। तो यहाँ आपकी इनकम डिटेल्स आ जाएंगी सारी, और ये भी पहले से ही ऑटो फिल हो जाती हैं। और अगर आपको कुछ एडिट करना है, अगर कुछ चेंज हुआ है आपकी इनकम में, तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं उसे। ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है, इसलिए वो सारी ऑटो फिल हो जाती हैं। और उसके बाद आपको चूज़ करने होते हैं आपके डिडक्शंस होते हैं आपके कुछ ट्रांजेक्शन जिस पर टैक्स एग्जैम्प्ट होता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं लेता आपसे। जैसे कि अगर आप किसी एनजीओ को डोनेशन करते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके मतलब आपने अगर 1 लाख दिए तो आप उस इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके, तो आपको इनमें से जिसमें आप एलिजिबल हो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इससे आपके जो टैक्स फ्री इनकम है वो बढ़ जाएगी। फिर आफ्टर वेरीफाइंग योर डिडक्शंस यू हैव टू वेरीफाई टैक्स पेड डिटेल्स। फिर इस जगह पे आपकी सारी जो आपने प्रीवियस टैक्स पेड किए हैं वो सारे इंफॉर्मेशन आ जाती है, और जितना आपने टोटल टैक्स पे किया है पहले किया था प्रीवियसली वो सारा आ जाता है। फिर इसके बाद आपको वेरीफाई करना होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी। यहाँ आपकी जो टोटल टैक्स होता है जो आपको पे करना है वो आ जाता है, और जो भी मतलब, और यहाँ अगर आपको कोई रिफंड मिलता है तो वो भी यहीं शो हो जाता है आपको। अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको मतलब टैक्स पे करना है, आपका नेगेटिव है तो आपका रिफंड है वो। तो इसके बाद अगर आपका कोई टैक्स है तो उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। तो फिर लास्ट में बस आपको आफ्टर पेमेंट यू हैव टू सबमिट द रिटर्न एंड कंप्लीट द वेरिफिकेशन। फिर उसके लास्ट में आपको वेरीफाई करना होता है। उसमें भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, जैसे आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं। तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये मेरे एक लास्ट टास्क बचा है, वह सेव द वीडियो एंड अपलोड इट ऑन यूट्यूब एज वेल एज गूगल ड्राइव, जो मैं इसके बाद कर दूंगा। सो थैंक यू, माय असाइनमेंट इज completed.